पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, चिराग पासवान काफी मुस्कुरा रहे थे शादी के सवाल पर। जब उनसे शादी का सवाल पूछा गया तो काफी हंस रहे थे, उनके चेहरे पर गुलाबी मुस्कान आ गई। पूछा गया कि 42 के हो गए चिराग, शादी कब कर रहे हैं? तो सर क्या कहेंगे, कब करेंगे चिराग शादी? हाँ, ये इंटरव्यू दिया है चिराग पासवान ने। गुलाबी मुस्कान का मतलब बहुत देर तक होंगे, समझते ही होंगे, फिर भी मतलब हल्की मुस्कान, जिसको नहीं गांव घर में बोलते हैं कि चौनिया मुस्कान। तो जब भी, और पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है जब उनसे शादी को लेकर सवाल पूछे गए हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे सवाल कर देते हैं। लगातार उनकी शादी की बात होती रहती है। हाँ बिल्कुल। तो इस बार फिर शादी को लेकर सवाल जो है, एक चैनल के बातचीत में इन्होंने जब सवाल किया पत्रकार ने, तो वही चौनिया मुस्कान, गुलाबी हल्की सी मुस्कान शादी के बाद पर आ गई है। हालांकि इस पर कोई ठोस जवाब उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन पिछले दिनों इसी तरह का सवाल था शादी को लेकर ही। तो उनके जीजा है अरुण भारती, सांसद हैं जमुई से, तो उन्होंने इसको लेकर खुलकर जवाब दिया था। और उस जवाब में अरुण भारती ने कहा था कि देखिए, चिराग पासवान जब पहली बार सांसद बने 2014 में, उसी समय परिवार में इस पर जो है विचार मंथन हुआ था, लेकिन संयोग बेहतर नहीं रहा। रामविलास पासवान बीमार पड़ गए और इसलिए फिलहाल जो है मंथन तो हुआ, लेकिन ये नहीं हो सका। फिर बाद में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां 10-15 साल में होने लगी, पूरा परिवार जो है स्थिर नहीं रहा। रामविलास पासवान भी स्वर्गवासी हो गए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके अरुण भारती ने कुछ दिनों पहले कहा था मीडिया में। तब हुआ कि भाई अब क्या होगा, कब करेंगे? तो अरुण भारती ने बताया था कि देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद जो है हमारा पूरा परिवार इस पर बैठेगा और फिर हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, शब्द पे ध्यान देना होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान की शादी हो जाए। तभी मतलब 2025 आने में वक्त है, चुनाव होने में भी वक्त है। इसके बाद लगता है ऐसा कि उनकी, चिराग पासवान की शादी हो सकती है। लेकिन जो कहा था अरुण भारती ने कि प्रयास करेंगे, तो इससे लग रहा है कि पता नहीं फिर विधानसभा चुनाव के बाद वाकई में चिराग पासवान शादी करेंगे कि या और लेट से करेंगे, क्या है। क्योंकि वह चिराग पासवान तो कोई ठोस जवाब देते नहीं है इस पर। हल्की सी मुस्कान उनकी रहती है और कहते हैं कि देखिए, ये सब सवाल नहीं कीजिए, पॉलिटिक्स वाली बातें करते हैं। आइए पत्रकार से, जो अभी जिस इंटरव्यू का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी चिराग पासवान ने यही कहा है। सर, जेपी नड्डा के बिहार आने की चर्चा हो रही है, क्यों आ रहे हैं सर जेपी नड्डा बिहार? जेपी नड्डा बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई नए दर्शक हैं तो उनके लिए, कि जेपी नड्डा पले बढ़े यहीं है, जन्म भी उनका बिहार में ही हुआ है। पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। सियासत उन्होंने, राजनीति यहीं से शुरू की थी और खैर अभी तो बड़े फलक पर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आ रहे हैं, 7 नवंबर को आएंगे। तब सवाल है कि आखिर क्यों आ रहे हैं और क्या करेंगे। तो जो खबर है उसके मुताबिक दिवाली के बाद आ रहे हैं, छठ में आ रहे हैं और वो सीएम हाउस भी जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। सीएम हाउस में भी छठ पूजा आयोजित की जाती है, तो उसमें वह हिस्सा लेंगे और साथ ही नीतीश कुमार के साथ जो है घाट पर भी जाएंगे, छठ घाटों का जायजा लेंगे, अर्घ देंगे। इस तरह की खबरें आ रही है सामने। अब इसमें सियासत ढूंढी जा रही है, सियासत को टटोलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि जेपी नड्डा जो है, ठीक है पटना में जन्म लिए हैं, बिहार से लगाव है, छठ देखने आ रहे हैं, छठ देखने आ रहे हैं, बिहार की हर चीज़ों को वह समझते हैं, यहाँ की संस्कृति को भी समझते हैं, यहाँ की राजनीति को भी समझते हैं। संस्कृति तो समझ में आ गई कि छठ जैसे बड़े त्यौहार हैं बिहार में। अब है सियासत वाली बात, यह कही जा रही है कि पिछले दिन जो सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की जो बड़ी मीटिंग हुई, जो 2.5 घंटे तक करीब चली थी, तो उसमें नीतीश कुमार ने टास्क दिए हैं एनडीए नेताओं को। और एनडीए का जब भी हम लोग सवाल करते हैं तो स्वाभाविक है कि बीजेपी भी एक बड़े हिस्सेदारी है बीजेपी की एनडीए में। जो टास्क दिया गया है
उन्हीं पे सियासत ढूंढी जा रही है। मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने यह बता दिया है, जता दिया है बीजेपी को, या कह सकते हैं कि इशारा कर दिया है 2025 में इधर उधर वाली कोई भी बातें नहीं होंगी। सीधी बात होगी। जदयू जो है बड़े भाई के रूप में अगले चुनाव में दिखेगा, और जो भी टास्क है कि भाई सबको मिल करके बात रखनी है, कोई दल की बात नहीं करेगा, सब कोई जो है गठबंधन की बात करेंगे, एनडीए की बात करेंगे, जो राज्य सरकार की जो उपलब्धि है, साथ ही जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है उसको रखना है। यही सब का जो टास्क मिला है तम एनडीए के नेताओं को, तो उसमें सियासत बीजेपी ढूंढ रही है और देख रही है। तो उन सब चीजों को बांटने, उन सब चीजों को दुरुस्त करने, अपने योद्धाओं को, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि कहीं ये फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं में यह बात नहीं घर कर जाए, कुछ भी करेंगे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, हमारी पार्टी के तो सीएम होंगे नहीं। तो इन सब चीजों पे कार्यकर्ता जो है घर नहीं बैठ जाए, मतलब हतोत्साहित नहीं हो जाए। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए भी कहा जा रहा है कि मतलब एक तीर से कई निशाने साधेंगे जेपी नड्डा जब बिहार में आएंगे, जो छठ में यहाँ पर रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, पशुपति कुमार पारस को कहे तो राहत मिल गई है हाई कोर्ट से। 13 तारीख तक का समय दे दिया है हाई कोर्ट ने। सर, क्या है पूरी खबर, क्या है? पूरी खबर यही है कि पिछले दिन भवन निर्माण विभाग के द्वारा पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, नोटिस दी गई है, और नोटिस में 7 दिन की मोहलत दी गई थी और उनको दफ्तर खाली करना था। और यह दफ्तर जो है चिराग पासवान वाली जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसे अलॉट किया गया है, खाली करनी है। अब ये सवाल है, क्योंकि 7 दिन का ये था, तो इसके खिलाफ में पशुपति पारस की जो पार्टी है इसी नोटिस के खिलाफ में हाई कोर्ट के शरण में गई थी। और हाई कोर्ट से अब जो है अभी फिलहाल कहे तो एक दिवाली, दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि कल 31 तारीख है, कल दिवाली है, और 13 नवंबर तक जो है ये राहत है वह खाली नहीं करेंगे। फिर इस मामले की सुनवाई होगी, क्या निर्णय आता है वो देखा जाएगा। हालांकि जो पारस की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जो तरीका है वह पार्टी को चुभ गई थी, इसलिए हम लोग हाईकोर्ट की शरण में गए और हाईकोर्ट ने हमें एक बड़ी राहत दी है। लेकिन श्रवण कुमार अग्रवाल जो है उनके प्रवक्ता पारस के, उनका कहना है कि हम लोग इस बात पर नहीं है कि यही कार्यालय हमें चाहिए, लेकिन चूंकि हम राज्य स्तरीय पार्टी है हमारी, तो और राज्य स्तरीय पार्टी को जो है कार्यालय चलाने के लिए जगह मिलती है, भवन मिलता है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि ये इसको छोड़ दीजिए, कोई और जगह हमें दे दीजिए, कोई और भवन हमें दे दीजिए, हमें तो पार्टी चलानी है, कार्यालय चलाना है हमें। तो ये उनका कहना था। अब देखते हैं, फिर तो राहत है, अभी आगे क्या सुनवाई होती है, हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जनगणना के लिए अमित शाह ने एक ऐप लॉन्च किया है, CRS जो है ऐप है। सर, उससे क्या होगा इस ऐप से? इस ऐप से कई चीजें होंगी। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं, पीएम मोदी से आग्रह करते रहे हैं कि देश में जनगणना कराई जाए, और अब लग रहा है कि पिछले दिन खबर भी आई थी, हमने अपने दर्शकों को अपडेट भी दिया था कि जनगणना हो सकती है। लेकिन एक बात है कि ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से इस बात की अभी घोषणा नहीं की गई। ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा। मतलब 2026 में आंकड़े आ सकते हैं, और कहा जा रहा है कि 28 में परिसीमन होगा। ये सब चीजें हैं। परिसीमन का मतलब ये है कि लोकसभा क्षेत्र बदलेगा, संख्या बढ़ सकती है। अच्छा, जो नई संसद बनी है उसमें भी सांसदों के बैठने की क्षमता बढ़ गई है पहले की तुलना में। तो इस सब से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब चीजें होनी है। तो अभी जो फिलहाल खबर है वो ऐप लॉन्च की खबर है, और ऐप जो है CRS ऐप है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से जन्म या मृत्यु जो भी होंगे फिलहाल उस पर ये दर्ज किए जाएंगे, और इसके लिए जो कहा जा रहा है शुल्क तय किए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको ऐप पे आपको दर्ज कराना होगा। 21 दिनों के अंदर में अगर आप
दर्ज करा लेते हैं जन्म या मृत्यु के बारे में, तो आपको कोई मतलब अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो आपको इसके लिए फाइन भी देना होगा। यानी अगर 22 से लेके 30 दिनों के अंदर में कराते हैं, 21 दिन तक तो कोई पैसे नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन इसके बाद आपको पैसा लगेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरीके से अलग अलग 31 दिन से अगर 1 साल के बीच में आप अगर दर्ज कराते हैं इस ऐप पर जन्म या मृत्यु के संबंध में तो जानकारी, तो 5 रुपये आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। फिर इसके बाद है कि अगर बहुत पुराना कोई मामला है तो उसके लिए 10 रुपये शुल्क देना होगा। तो ये है, तो कहा जा रहा है कि ये जो ऐप लॉन्च हुआ है वो जनगणना से पहले की एक बड़ी तैयारी कह सकते हैं, और एक नई सुविधा भी करिश्मा कह सकते हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो। हाँ, क्योंकि परेशानी नहीं, और होता ही है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र आप नगर निगम से जाके बनवाते हैं या अन्य संस्था से जाके बनवाते हैं, तो एक बड़ी सुविधा हो गई कि आप आसानी से ऐप पर सब कुछ दर्ज करा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ठीक है, इस बार जनगणना हो रही है, अगर सटीक चीजें अगर इसमें दर्ज हो गई तो सरकार को आंकड़ा जुटाने में आसानी होगी। इस ऐप से सबको फायदा है, सरकार को भी फायदा है और आम लोगों को भी फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।